हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में अधिगम के लिए आकलन के आज फोर्थ पार्ट के बारे में। दोस्तों इससे पहले 3 पार्ट और दे चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए यहाँ पर शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। आपके सामने जो है पहला प्रश्न आ चुका है, देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। निष्पादन परीक्षण का आशय मापन है। निष्पादन परीक्षण का आशय मापन है। ऑप्शन ए अभिवृत्ति, किसी गतिविधि की प्रक्रिया का उत्पाद, सी है सामान्य बुद्धि और डी है व्यक्तित्व। निष्पादन परीक्षण की बात की जा रही तो इसका आंसर चला जाएगा आपका बी को, किसी गतिविधि की प्रक्रिया या उत्पाद। अगला है उपलब्धि परीक्षण मापते हैं। ऑप्शन ए छात्र क्षमता, बी व्यक्तिगत विशेषताएं, सी ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता और धैर्य तथा दृढ़ता। उपलब्धि परीक्षण की बात की जा रही तो उपलब्धि परीक्षण में जो है दोस्तों ज्ञान अथवा कौशल में निपुणता मापी जाती है। राइट आंसर जाएगा आपका सी को। अगले प्रश्न की बात करेंगे यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है ये सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया परीक्षण की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है। ऑप्शन ए प्रशासन, बी अंकन, सी परीक्षण की लंबाई और डी है अनुदेश। तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा आपका बी को अंकन। अगले प्रश्न की बात करेंगे यहां पर। खुले प्रश्न सामान्यता हैं सत्य असत्य प्रकार के, सही मेल प्रकार के, निबंधात्मक प्रकार के, उपरोक्त सभी। दोस्तों कल ही आपको बताया था खुले प्रश्नों की बात की जाए यानी ओपन एंडेड प्रश्नों की अगर बात की जाए तो इसका आंसर जाएगा आपका सी निबंधात्मक प्रकार। अगला है पद विश्लेषण किया जाता है। ऑप्शन ए अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु, कमजोर पदों को अस्वीकार करने हेतु, या ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पद विश्लेषण जो है अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु किया जाता है। राइट आंसर जाएगा आपका ए को, टेक कर लीजिएगा इसे। अगले प्रश्न की बात करेंगे। एक उपलब्धि परीक्षण की वैधता के लिए चाहिए पाठ्य वस्तु वैधता, प्रयोग सिद्ध वैधता, निर्मित वैधता या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर जाएगा आपका डी को, उपरोक्त सभी। ये सभी होना चाहिए। अगले प्रश्न की बात करेंगे। वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए वैधता परीक्षण की वह सीमा है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। अगला है यह किसी कसौटी परीक्षण के साथ परीक्षण का सह संबंध है। नेक्स्ट वैधता परिवर्त्य त्रुटि का मापन है। और अगला है मनोविज्ञान में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता है। अगर दोस्तों यहां पर होता वैधता के संबंध में कौन सा कथन सही है तो आपके ये तीनों ही आपके आंसर सही हो जाते। अब यहां पर पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, तो राइट आंसर जाएगा आपका डी को। मनोविज्ञान में कोई भी परीक्षण पूर्ण रूप से वैध नहीं होता है। यह कथन कैसा है आपका, सही नहीं है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। एक परीक्षण को मानकीकृत बनाने के लिए ज्ञात की जाती है उसकी विश्वसनीयता, वैधता, मानक, उपरोक्त सभी। ये दोस्तों कल ही बताया था आपको, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो राइट आंसर यहां से जाएगा आपका डी। मानकीकृत परीक्षण जो है तभी होता है जब जिसमें विश्वसनीयता, मानक और वैधता हो। तो यहां से राइट आंसर जाएगा आपका डी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए यह छात्रों के मध्य अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को दूर करती है, यह सामाजिक दबाव को कम करती है, यह आनंदपूर्ण तथा तनाव मुक्त अधिगम को बढ़ावा देती है,
ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है। तो राइट आंसर जाएगा आपका डी को, ग्रेडिंग आकलन की परंपरागत विधि है। ग्रेडिंग प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, राइट आंसर जाएगा डी को। अगर यहाँ पूछा गया होता कौन सा कथन सत्य है तो यहाँ पर आपके आंसर ये तीनों ही बनते। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह भी यही पूछा गया है। परंपरागत आकलन विधियां शिक्षक केंद्रित होती है। अगला है निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से अधिक विश्वसनीय होते हैं। अगला है प्रयोगात्मक परीक्षण से मनोशारीरिक कौशलों को मापा जाता है। और अगला है CBCS आकलन की नई प्रवृत्तियां हैं। कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोस्तों यहाँ से राइट आंसर आपने देखा अभी कौन सा जाएगा, बी जाएगा। निबंधात्मक परीक्षण वस्तुनिष्ठ परीक्षणों से अधिक विश्वसनीय होते हैं। दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि निबंधात्मक जो परीक्षण है वो अधिक विश्वसनीय होते हैं। तो आपका आंसर जो है बी गलत हो जाएगा, यानी यहाँ पर नहीं पूछा गया तो इस कंडीशन में आपका आंसर ये सही रहेगा। टिक लीजिएगा इसे, आंसर बी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। एक परीक्षण पद वह स्तर जो एक परीक्षण पद का वह स्तर जो श्रेष्ठ तथा कमजोर में भेद करता है कहलाता है। दोस्तों जो भेद करता है वो विविधीकरण क्षमता कहलाती है। राइट आंसर चला जाएगा आपका बी को, टिक कर लीजिएगा इसे बी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। विश्वसनीयता गुणांक ऋणात्मक नहीं हो सकता क्योंकि यह सहसंबंध गुणांक का वर्ग होता है। ऋणात्मक विश्वसनीयता निरर्थक होती है। यह परीक्षण का स्वयं से सहसंबंध होता है। यह अलग अलग पहलू नहीं मापता। राइट आंसर जाएगा दोस्तों आपका सी को, यह परीक्षण का स्वयं से सहसंबंध होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। निम्न में से किसको विश्वसनीयता का पर्यायवाची नहीं माना जाता है। विश्वसनीयता की बात की जा रही है। ऑप्शन ए परिशुद्धता, सूक्ष्मता, निर्भरता और प्रासंगिकता। ये तो सभी यहाँ पर जो परिशुद्धता है और यहाँ पर सूक्ष्मता है और प्रासंगिकता है, ये सभी पर्यायवाची माने जाते हैं। तो आपका राइट आंसर जाएगा निर्भरता को, टिक लीजिएगा इसे सी, निर्भरता। विश्वसनीयता का पर्यायवाची नहीं माना जाता है वो है निर्भरता। अगले प्रश्न की बात करेंगे। मानक परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशिष्टताएं हैं। ए वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता, विश्वसनीयता एवं वैधता, विश्वसनीयता एवं उपयोगिता, व्यावहारिकता एवं उपयोगिता। मानक परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशिष्टताएं वो हैं आपकी बी। आपका आंसर जो है सही हो जाएगा विश्वसनीयता एवं वैधता। अगले प्रश्न की बात करेंगे। विश्वसनीयता का अभिप्राय उस विशेषता से है जिसमें एक परीक्षण आंतरिक रूप से समान है तथा परीक्षण एवं पुनर्परीक्षण करने पर समान अंक प्रदान करता है। यह कथन किसका है। राइट आंसर जाएगा दोस्तों ए को, फ्रीमैन का। अगले प्रश्न की बात करेंगे। तार्किक समता आधारित विश्वसनीयता किस विधि द्वारा की जा सकती है। तार्किक समता आधारित विश्वसनीयता किस विधि द्वारा की जा सकती है। ऑप्शन ए परीक्षण पुनः परीक्षण, समानांतर फॉर्म, अर्धविच्छेदन विधि या KR विधियां। तो यहां से राइट आंसर जाएगा आपका बी, समानांतर फॉर्म। अगला है मानक परीक्षण की दो अत्यधिक आवश्यक विशिष्टताएं हैं। मानक परीक्षण की दो आवश्यक विशिष्टताएं हैं, अभी बताया था आपको। राइट आंसर यहां से बी रहेगा आपका। अगले प्रश्न की बात करेंगे। बच्चों के सामाजिक व्यवहार के किसी अध्ययन में निम्न में से कौन सी विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए सामान्य, बी कम और सी है अधिकतम, डी है आपका बराबर। तो यहां से जो दोस्तों आपका आंसर जाएगा वो जाएगा सी को, अधिकतम। अगला है विश्वसनीयता से अभिप्राय है। ऑप्शन ए एक समान प्राप्तांक आना, बी अलग अलग प्राप्तांक आना, सी परीक्षण का सुगम होना, डी उद्देश्यों की पूर्ति होना। दोस्तों आपको बताया था विश्वसनीयता कब होगी, अगर बार बार परीक्षण किया जाए लेकिन आंसर जो है हमेशा कैसा है, लगातार सेम आता है, तो आपका आंसर जाएगा विश्वसनीयता को। यहाँ पर पूछा गया है विश्वसनीयता से अभिप्राय है एक समान प्राप्तांक आना। ठीक है दोस्तों, आंसर बनता है ए, टिक लीजिएगा इसे। अब बात करते हैं आगे सांख्यिकी के प्रश्नों की। ये दोस्तों यहाँ पर जो भी प्रश्न डिस्कस किए जाएंगे ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर ज़्यादा प्रश्न नहीं है,
जो भी हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक शुद्ध है। तो दोस्तों आपको पता है कि मध्यमान का जो मान होता है सबसे अधिक शुद्ध होता है। राइट आंसर जाएगा आपका ए को मध्यमान। ठीक है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। यहाँ पर बहुत ही कम प्रश्न हैं, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, क्रमानांतर विधि द्वारा सहसंबंध गुणांक निकालने की विधि दी है। दोस्तों ये जो विधि है आपकी स्पीयरमैन ने दी है। राइट आंसर जाएगा आपका बी को स्पीयरमैन ने। अगला है, सहसंबंध गुणांक का प्रसार है। दोस्तों सहसंबंध गुणांक का प्रसार जो है -1 से +1 तक होता है। -1 है तो ऋणात्मक सहसंबंध होगा और +1 है तो धनात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से आंकड़ों का माध्यांक है। अब दोस्तों ये माध्यांक होता क्या है, अगर आप जानते होंगे तभी इसे लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर मध्यांक की बात कर लेते हैं। मध्यांक क्या होता है? देखिए मध्यांक में क्या होता है, सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर जो हमें संख्याएं दी गई हैं इनको अवरोही या आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। यानी जो आंकड़े दिए जाते हैं हमें इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो चलिए यहाँ पर सेट कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर आरोही क्रम में सेट करते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है 2, यहाँ पर सबसे छोटी संख्या उठाएंगे तो आएगा पहले हमारा 2, फिर से 2 और फिर से 2। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, फिर आएगा 4 और इसके बाद आएगा आपका 5, फिर इसके बाद है आपका 7, फिर है 9 और फिर है 10 और लास्ट में आएगा आपका 12। देख लीजिए कोई भी संख्या छूटी तो नहीं है। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि बीच में कौन सा अंक है। जो हमारा मध्य में होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मध्यांक कहलाएगा। तो यहां से देख लीजिएगा आपका बीच में आएगा 5। इससे पहले जो है आपकी 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और इसके बाद में भी आपकी 1 2 3 4 संख्याएं हैं। तो आपका आंसर चला जाएगा बी को। टेक कर लीजिएगा इसे, आपका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसे दोस्तों मध्यांक को जो है माध्यिका भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर जो यहाँ पर बनता है वो जाएगा बी। अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ से अगर किसी को कुछ पूछना है तो टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर और दोस्तों कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित संख्याओं का मध्यमान होगा। अब यहाँ पर दोस्तों मध्यमान की बात की जा रही है। अगर मध्यमान के बारे में आपने पढ़ा होगा तो एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, सिग्मा x अपॉन n। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ा होगा आपने, मध्यमान यानी मीन इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n। यानी कि जो हमारे यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं इन सभी का योग बटे उनकी संख्या, यानी समस्त अंकों का योगफल और उन अंकों की संख्या का भागफल हमें निकालना होता है। तो हमें क्या मिलता है, मध्यमान मिलता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, जो यहाँ पर ये संख्याएं दी गई हैं अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 50। यानी सिग्मा x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 50 आ गई। अब यहाँ पर कितनी संख्याएं दी गई हैं, 1 2 3 4 5, तो और डिवाइड करेंगे हम 5 से तो आंसर आएगा हमारा 10। तो यहाँ से जो आंसर जाएगा हमारा ए को चला जाएगा। टिक लीजिएगा इसे, आंसर ए। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अब यहाँ से अगला है मानक विचलन का सूत्र है। अगर दोस्तों आपने पढ़ा है तभी इसे लगा सकते हैं, अन्यथा आपका तुक्का जो है काम करने वाला नहीं है। तो यहाँ से मानक विचलन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आपका जो आंसर जाएगा ए को जाएगा। टिक कर लीजिएगा इसे और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक सूत्र है। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा ये भी ए रहेगा, सिग्मा एक्स वाई अपॉन अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों, टिक कर लीजिएगा इसे और बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित नंबरों में से बहुलांक बताइए। अब यहां पर दोस्तों आपसे बहुलांक पूछा गया है। ठीक है, चलिए बहुलांक की बात करते हैं। यहां पर बहुलांक क्या होता है, बहुलांक के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, अगर किसी भी अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है तो वो आपका क्या कहलाएगा, बहुलांक कहलाएगा। तो यहां पर देखिएगा किसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, यानी कि पुनरावृत्ति हो रही है, जिसकी अधिक बार वही आपका आंसर बनेगा। तो यहां पर देख लेते हैं एक बार, ये संख्याएं दी गई हैं। तो यहां पर सबसे अधिक बार जो है आपका 7 दिया जा रहा है। देख लीजिएगा, यहां पर एक बार यहां पर दिया गया है और 2 बार यहां दिया गया है और तीसरा ये दिया गया है, और बाकी कोई भी ऐसा अंक नहीं है जो 3 से ज़्यादा बार दिया गया हो। 5 एक बार है और ये 2 बार है। ठीक है दोस्तों, 5 को भी 2 बार ही दिया गया है। तो यहां से आपका जो आंसर चला जाएगा वो 7 को जाएगा। राइट आंसर बनेगा आपका डी। टिक कर लीजिएगा इसे, आंसर जाएगा डी। बहुलांक कैसे निकालेंगे? बहुलांक क्या होता है, किसी अंक वितरण में वह मान जिसकी पुनरावृत्ति क्या हो, सबसे अधिक बार हो। अगर बहुलांक पूछा जाए तो आप याद रखिएगा, जिसकी पुनरावृत्ति बार बार, यानी किसी अंक को बार बार दोहराया जा रहा है, यानी बार बार रिपीट किया जा रहा है, जो सबसे अधिक बार है। ठीक है, तो वही आपका आंसर बनेगा। अगला है, मूल प्राप्तांकों को स्टैंड प्राप्तांकों में सर्वप्रथम किसने बदला? तो इसका आंसर जाएगा दोस्तों आपका कैटिल को। राइट आंसर जाएगा ए। नेक्स्ट, सहसंबंध गुणांक का विस्तार होता है -1 से +1 तक। अभी आपको बताया था दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। कहाँ ये सहसंबंध गुणांक का प्रसार है -1 से +1। अगले प्रश्न की बात करते हैं। औसत ज्ञात करने की छोटी विधि है। औसत ज्ञात करने की सबसे छोटी विधि की बात की जा रही, तो दोस्तों आपका आंसर जाएगा बी को, कल्पित मध्यमान विधि। ठीक है दोस्तों, आंसर क्या जाएगा आपका, कल्पित मध्यमान विधि को जाएगा आंसर, जिसे हम ए एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानक विचलन माप है। ऑप्शन ए केंद्रीय प्रवृत्ति की, सहसंबंध की, विचलन की। मानक विचलन की बात की जा रही तो आपका आंसर जाएगा सी को, विचलन की। अगला है, फलांक की त्रुटि है। ऑप्शन ए फलांक की त्रुटि है। ए है आपका स्थिर त्रुटि, प्रत्युत्तर की त्रुटियां, प्रत्याशा त्रुटि या सामान्य त्रुटि। तो आपका आंसर जाएगा बी को, प्रत्युत्तर की त्रुटियां, प्रत्युत्तर की त्रुटियां। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहां पर सांख्यिकी के जन्मदाता हैं। सांख्यिकी के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन में दिया गया है गॉटफ्राइड या गिलफर्ट या गैरेट या इनमें से कोई नहीं। आंसर जाएगा आपका गॉटफ्राइड को। टिक कर लीजिएगा इसे, आंसर ए। किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा के आधार पर प्राप्त वास्तविक अंकों द्वारा अनुमानित अंकों में पाए जाने वाले अंतर को कहते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा के आधार पर प्राप्त वास्तविक अंकों तथा अनुमानित अंकों में पाए जाने वाले अंतर को क्या कहते हैं? दोस्तों इसे मापन त्रुटि कहा जाता है। राइट आंसर जाएगा आपका सी को। नेक्स्ट जो है आपका अगला प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है? ऑप्शन ए m = am + सिग्मा FD/n × I, जिसे दोस्तों CI भी कहा जाता है, यानी कि क्लास इंटरवल। ठीक है, इसे CI भी वर्गांतर कहा जाता है। अगला है आपका m0 अगर आपने पढ़ा होगा दोस्तों ये तभी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसका आंसर नहीं लगा सकते। यहाँ पर जो भी फॉर्मूले दिए जा रहे हैं ये जो है आपके तीनों सही है। तो आपका जो आंसर है वो ये है डी। यहाँ पर पूछा गया कौन सा सूत्र सही नहीं है, तो जो आपका आंसर दिया गया है डी, ये सही नहीं है। तो आइए देख लेते हैं सही क्या है आपका। यहाँ पर दिया गया है, मैंने ये है आपका कोट अंतर विधि द्वारा रो की गणना। यहाँ पर होता है आपका जो फॉर्मूला है वो होता है रो = 1 - 6 × सिग्मा d² n × n² - 1। ठीक है दोस्तों, और आपका यहाँ पर जो दिया गया था, यहाँ पर आपके
फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं दिया गया है। तो आपका आंसर जो था यहाँ से आपका डी बना। ठीक है, तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर रो की बात करें तो रो जो है कोटि अंतर विधि द्वारा ज्ञात किया गया सह संबंध गुणांक है। और सिग्मा डी स्क्वायर की बात करें कोटियों के अंतरों के वर्गों का कुल योग। और अगर एन की बात की जाए तो नंबर ऑफ केसेस हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका ये क्लियर होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।